नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे का। क्या दुनिया एक नए परमाणु संकट की ओर बढ़ रही है? क्या ईरान परमाणु हथियार बनाने की दहलीज पर पहुंच चुका है या फिर सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है? मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच दुनिया की सबसे बड़ी चिंता अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। लगातार ऐसे दावे और आशंकाएं सामने आ रही हैं कि ईरान की परमाणु क्षमता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। दूसरी ओर पश्चिमी देश और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस कार्यक्रम पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि अब तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया है, और यही वजह है कि सवाल सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा का बन गया है। अगर भविष्य में ईरान परमाणु हथियार हासिल करता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक कूटनीति, सामरिक संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ सकता है। तो क्या दुनिया एक नए न्यूक्लियर दौर की ओर बढ़ रही है? क्या कूटनीति इस टकराव को रोक पाएगी या फिर परमाणु शक्ति की नई होड़ शुरू होने वाली है? ये तमाम सवाल जो हैं अब उठने लगे हैं। तो ऐसे में देखिए, एक बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज़ में नए शिपिंग रूट से ईरान नाराज हो गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज़ में नए शिपिंग रूट से ईरान नाराज हो गया है। नए शिपिंग रूट पर IRGC का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें बिना बताए नया रूट बनाया गया है। तो ईरान कह रहा है कि उन्हें बिना बताए नया रूट बनाया गया है। जो रूट पहले से तय था वही अधिकृत है। तो नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर कार्रवाई की जाएगी। ईरान की तरफ से बड़ा बयान कि अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो ऐसे जहाजों पर हम कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर जो रूट पहले से तय है उसे ही अधिकृत माना है ईरान ने, और वहीं ये कह दिया गया है ईरान की तरफ से कि हमें बताए बिना एक नया रूट तैयार किया जा रहा है। तो हॉर्मुज़ में नए शिपिंग रूट को लेकर ये बयान आया IRGC का, और कह दिया है कि हम उस नए रूट को नहीं मानेंगे और अगर कोई जहाज यहां से गुजरता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो हमें बिना बताए नया रूट बनाया गया है, ईरानी कह रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर हम कार्रवाई करेंगे। ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो ऐसे जहाजों पर IRGC की तरफ से कार्रवाई होगी। हॉर्मुज़ में नए शिपिंग रूट से ईरान नाराज हो गया है। तो देखिए, नए शिपिंग रूट पर IRGC का बयान, और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है इसी मुद्दे को लेकर। ऐसे में चर्चा हम कर रहे हैं कि आखिर जिस तरह से हॉर्मुज़ में एक नया रूट तैयार हुआ है, एक ऑल्टरनेटिव रूट इसे हम कह सकते हैं। मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ आशीष साहिब जी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ दूसरे मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो पहला रिएक्शन साहिब सर से ही ले लेते हैं। साहिब सर, देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, ऐसे में ये माना जाए कि यहाँ पर हॉर्मुज़ में अगर एक ऑल्टरनेटिव रूट तय हो रहा है तो फिर किस तरह से इसे समझा जाए कि आखिर क्या कुछ ईरान करना चाहता है? क्या अमेरिका की प्लानिंग है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑल्टरनेटिव रूट तैयार करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से हो रही हो? जैन गीतू, ये तो अभी नहीं पता कि ये अल्टरनेटिव रूट की मीटिंग या प्लानिंग कहाँ हुई है, क्योंकि ये मुझे जहां तक जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक आई है, एक रैंडम शिप जो कि सिंगापुर फ्लैग का एक रैंडम शिप था जो दूसरे रूट से जा रहा था। अब उसके रीजंस नहीं पता है, क्योंकि अभी तक ये भी नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं कि AIS इसका ऑन था या ऑफ था, या IRGC ने कैसे डिटेक्ट किया कि ये दूसरे रूट पर है, और कैसे उन्होंने ये जनरलाइज कर दिया है कि दूसरा रूट, क्या और जहाज भी उस रूट पे गए हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा इससे बड़ा है। मुद्दा ये है कि अगर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बरकरार है, चाहे अभी 60 दिनों के लिए ही हो, लेकिन अगर वो बरकरार है तो IRGC को कोई अधिकार नहीं है कि कोई जहाज उस पतले से चिकन नेक जैसी जगह पे 2 नॉटिकल माइल या 3 नॉटिकल माइल नॉर्थ से या साउथ से जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है या ओमान की तरफ से जा रहा है, इस पे IRGC का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, कोई अथॉरिटी भी नहीं है। तो इसका मतलब कि IRGC जो ये बार बार इंसिस्ट कर रहा है, जो उसके प्रीमियर ने भी बोला कि 60 दिन के बाद हम वहां पे सर्विस फीस लेंगे, और वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट का जो अथॉरिटी एक बनाया है, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, उसको किसी न किसी फॉर्म में फॉर्मलाइज करके और किसी किस्म का कंट्रोल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखेंगे वहां से निकलने वाले जहाजों पे, ताकि इनकी न्यूसेंस वैल्यू बरकरार रहे और किसी न किसी तरह से ये कुछ गलत तरीके से कुछ धन उगाही कर पाए।
वो इनकी मंशा फिर से री हो रही है और ये बहुत सीरियस मुद्दा है। ट्रंप के सिर्फ बोलते रहने से कि हमेशा के लिए फ्री रहेगा हॉर्मुज, कोई टोल नहीं लगेगा, और उसको लगातार आईआरजीसी के द्वारा ना सिर्फ वर्बली काउंटर करना, बल्कि अब उन्होंने फायरिंग करी है। इस सिंगापुर फ्लैगशिप पे उन्होंने जी। फायरिंग करी है, हालांकि कोई लॉस नहीं है। तो ये सीरियस है और इसको आने वाले दिनों में एस्केलेशन हो सकता है। जी बिल्कुल, यानी कि जिस तरह से अब ये ऑल्टरनेटिव रूट की बात तो कही जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ ईरान भी अब तैयार नहीं है होर्मुज को ऐसे ही छोड़ने के लिए। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल लगातार बना हुआ है। हमारे साथ रिटायर्ड कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी भी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर डी के गुप्ता भी बने हुए हैं। कमांडर दीवान सर, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल जो ये माहौल इस वक्त बना हुआ है, तो क्या माना जाए कि होर्मुज जिस तरह से टोल फ्री करने की बात कही जा रही थी, तो वो तो नहीं, कम से कम कुछ मिनिमल फीस ली जा सकती है मेंटेनेंस के नाम पर, जिस तरह से अक्सर अब हम चर्चा कर ही रहे थे। तो ये माना जाए ये एक बेहतर आइडिया है ईरान के लिए कि अगर हम मेंटेनेंस के नाम पर होर्मुज में कोई छोटी मोटी फीस वसूलते हैं वो उनकी तरफ से तय कर दिया जाएगा। तो ये एक तरह से कस्टम बन चुका है, ये तय हो चुका है कि होर्मुज अब बिना इस तरह की फीस के जो है जहाजों को अनुमति नहीं देगा। ऐसी कितनी संभावनाएं आपको लग रही है? गीतू जी, इसकी संभावना काफी ज्यादा लग रही है, क्योंकि ईरान इस जस्टिफिकेशन को लेके आगे चल सकता है। इंटरनेशनल लॉ की मैं बात करता हूं एक सेकंड में। इस कितना हमारे पे नुकसान हुआ है, हमारी नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, और नंबर 1। नंबर 2, हमने जो माइंस वगैरह लगाई हैं उनको निकालने को खर्चा है, और वो सेफ्टी पे आपकी सेफ्टली हर शिप पास हो सके तो वो हम मेंटेन करें, वो गारंटी हम दे रहे हैं, इसका हमें खर्चा चाहिए। तो मलाक्का स्ट्रेट में या बाकी दूसरी जगह पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ा खर्चा ऑयल प्राइस पड़ पड़ेगा, बर्डन भार नहीं पड़ेगा। क्यों? जो $2 मिलियन लेना चाहते हैं एक एलसीसी से, एक ऑयल कैरियर से, तो अगर वो समझो $75 पर बैरल था, तो एक 2 मिलियन कैपेसिटी होती है, 2 मिलियन बैरल्स उसकी वीएलसीसी की, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर की, उस जहाज की, उस पे $1 एक बैरल पे $1 बढ़ा, और कुछ खर्चे बढ़ाए $2-3 बढ़ा। तो ठीक है, FONS जो है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हाई सीज, उस प्रिंसिपल को ये ताक पे रखता है, गलत चीज है। लेकिन कमांडर भूषण सर, ये पहले तो नहीं था, ये पहले ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब लग रहा है कि एक नया ट्रेंड सेट होने जा रहा है। हालांकि जैसा आप बता रहे हैं ये इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन है, लेकिन उसके बाद भी ईरान इसी पर टिका हुआ है और बाकी देशों के पास ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए उन्हें ये फीस देनी ही होगी। फीस भी देनी होगी, मैं कहना ये चाह रहा हूं, देखिए कानून कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ये अनक्लॉज जो है, अमेरिका ने तो साइन ही नहीं किया है जी, अनक्लॉज। ये दूसरों को क्या बता रहे हैं? और सेकेंडली बात ये है कि अगर उनको स्ट्रेट्स को मेंटेन करना है, डेप्थ की प्रॉब्लम नहीं है। नेवी में क्या होता है, आप चैनल को मेंटेन करने के लिए ड्रेजिंग करते हैं, तो ये तो एक नेचुरल स्टेट है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं ये समझता हूं कि एक वाया मीडिया ये निकले कि विदाउट सेटिंग प्रेसिडेंट फॉर अदर सिमिलर स्टेट्स, हम एक लिमिटेड टाइम के लिए हम ईरान को दे रहे हैं, जब तक ईरान माइंस क्लियर नहीं कर लेता, जो भी कर लेता, ताकि ये प्रेसिडेंट ना बने, दूसरी स्टेट्स इस पे ना आए। और ये वाजिब रहेगा कि नुकसान बहुत हुआ है ईरान का, और ठीक है, पहले तो नहीं था, 28 फरवरी के पहले ये चीज अब है, हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टेट में ये लागू हो जाएगा। पर ये वाया मीडिया अमेरिका को ईरान के साथ मान लेना चाहिए, इसमें बहुत भारी खर्च नहीं पड़ेगा, मैं समझता हूँ, और ये ठीक रहेगा जी। यानी कि अमेरिका को ये बात मान लेनी चाहिए। डॉक्टर डी के गुप्ता जी, आपको कितना सही लगता है कि अमेरिका के पास शायद ऑप्शन भी ना बचे, इसलिए उनके पास रास्ता कोई है नहीं, तो ईरान जो ये मिनिमल फीस लेना चाहता है उसके लिए एक्सेप्टेंस जो है वो दे देनी चाहिए? जय हिंद। इससे एक चीज और भी तो हो सकती है कि अमेरिका और ईरान के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो कि फीस लगाओ। समझिए डिप्लोमेसी में अंदर क्या होता है और बाहर क्या, क्योंकि अमेरिका की हमेशा इंटेंशन रहती है कि एक आबाद पैनल न मिले इंडो पैसिफिक को, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल जो परचेस करता है, सबसे ज्यादा कम पैदा करता है 18%, वो इंडो पैसिफिक है, और दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल जो परचेस करता है 40% के लगभग वो इंडो पैसिफिक है। और इस समय जो दुनिया का इंजन ग्रोथ है नॉर्थ अटलांटिक के बाद, अगर हम फाइनेंशियल मैटर्स में देखें तो इंडो पैसिफिक है जो कि भाग रहा है, और अमेरिका की धाक
हेजेमोनी, डोमिनेंस सबको चैलेंज कर रहा है। और उसके पीछे ही पूरा थिंक टैंक अमेरिका का लगा हुआ है। और अमेरिका के यहाँ एक केक का पाई उठा के खा लेते होंगे ट्रंप, जब ये तो होता होगा कि कुछ प्रॉब्लम हॉर्मुज में हो रही है। तो अभी जो मैं रीड कर पा रहा हूँ, जो मेरी थ्योरी करे कि ईरान वही सारी चीजें कर रहा है। जैसे अभी मैं जस्ट आपके चैनल में बैठने से न्यूज पढ़ रहा था, और उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के जो गवर्नर है उन्होंने कहा है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है अमेरिकन गुड्स खरीदने में, बस अगर क्वालिटी जो एक्सपीरियंस है उसको अगर माप पे खरा उतरता है तो। मतलब जो भी चीजें अपनी ऑडियंस को, जो वहां के आईआरजीसी कमांडर्स हैं या जो कमांडर्स अमेरिका के अंदर तो काम कर रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं ईरान के लिए, वो सारी धीरे अब ग्रेजुअली वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ग्रेजुअली एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कि ईरान की जो वहां पे डिप्लोमेसी है वो काम कर रही है, और वही ईरान अमेरिका जो है, सॉरी अमेरिका की डिप्लोमेसी काम कर रही है। और अमेरिका यही चाहता था, मैं युद्ध से पहले बोलता था कि अमेरिका की पूरी नहीं है युद्ध करने की इस समय, वो चाह रहा था कि यही सब चीजें पहले हो जाती तो उसका $30-40 बिलियन और बच गया होता। और उसको इसको 2 डायमेंशनल अप्रोच से कराना पड़ा। एक तो इजराइल और खुद करके अटैक करना पड़ा, जीसीपीओ वगैरह सब हटाना पड़ा उसको। तो ये चीजें अब जाके अमेरिका के रास्ते पर आई है। और यहाँ पे अगर अंदर अंदर ये भी बात है कि कभी कभी तुम जो है कोई न कोई अटैक कर दिया करना, ताकि उस तरह से फ्रिक्वेंटली चैनल न खुला रहे, ताकि मेरा जो प्रोडक्शन है उसको बिकवाने का भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इकोनॉमी खुलवा रहा हूँ। ये जो चीज है, जो बिल्कुल इसका मैं की डॉक्यूमेंट आपको नहीं दे सकता, लेकिन ये मेरी अपनी एनालाइजेशन कर रही। और ये हमेशा चैनल पर जब बैठता हूं तो बोलता हूं कि इस स्पोरेडिक चीजें चलती रहेंगी, और अमेरिका कभी इंटरनली चाहेगा कि वो हार्मुज खुले। हार्मुज को बंद रहना उसके लिए अमृत बाण होता। अब यहाँ प्रेशर किसके ऊपर आता है? प्रेशर आता है मिडिल ईस्ट के उन देशों पे, मैं उनको वेस्ट एशिया के देश बोलूंगा क्योंकि मैं उतना ही समझता हूँ। तो वेस्ट एशिया के देश जो भी है वो इसलिए नहीं चाहेंगे क्योंकि उनकी इकोनॉमी रूल होगी तो अमेरिका के पास जाएंगे, और भारत वगैरह को अगर नहीं मिलेगा तो कुछ न कुछ तो फिर अमेरिका के पास जाएंगे। तो अमेरिका चाहता है कि एक खटिया पे बैठ के हुक्का पियाता रहे और सब लोग उससे चिरूरी करता रहे। यही बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, माफ कीजिएगा गुप्ता जी आपको रोक रही हूँ, ईरान का अमेरिका पर तीखा हमला। ये बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने अमेरिका पर तीखा हमला किया है। अमेरिकी दावों पर ईरान ने तंज कसा है। जमी हुई संपत्ति खेती पर नहीं खर्च होगी। अमेरिका ने सिर्फ अविश्वास की फसल बोई है। यूएस सिर्फ टूटे वादे और बयानबाजी निर्यात करता है। तो यहाँ पर ये ईरान की तरफ से बयान आया है, तंज कसा है कि जमी हुई संपत्ति खेती पर खर्च नहीं होगी। साथ ही ये भी कहा कि यूएस सिर्फ टूटे वादे और बयानबाजी निर्यात करता है। गुप्ता जी, इस पर आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी कि आखिर देखिए अविश्वास का पात्र है अमेरिका, ये तो ईरान ने कह दिया है, यानी किसी भी तरह की डील अगर होगी, कोई वादा होगा तो ईरान उस पर बहुत आसानी से भरोसा नहीं करेगा। देखिए जी, ईरान वही देश था जो 50 साल पहले अमेरिका के साथ ही गेम खेलता था, और अमेरिका के साथ ही अटैक करके ग्रीस पे अटैक किया था, जो मिस्र आज के देश में है, इस पे अटैक किया कि वो इस स्वेज नहर को नेशनलाइज न करे। यही ईरान है जिसने कि रेड सी को बिना उसका कोई सीमा भी नहीं लगती, उसका कोई देश भी नहीं लगता, लेकिन ये मानसिकता रही है ईरान की कि किसी तरह से मुझे मिडिल ईस्ट के अंदर एक धाक जमानी है, हेजेमोनी क्रिएट करना है। उसके लिए उसने कई मिलिशिया विंग्स भी खड़ा किए, और उसके साथ साथ उसने जो है रेड सी वगैरह और हार्मुज पर कब्जा करने की कोशिश की, ताकि मेरी बात सब लोग माने, जो कि कभी भी एक उस दुनिया में उभरती हुई शक्ति को पसंद नहीं आएगा। यही कन्फ्रोंटेशन का जरिया रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। नॉट ओनली मिडिल ईस्ट के अंदर, दुनिया के किसी भी जगह पे अगर कोई ऐसा छोटा देश वहां का अगर कोशिश करेगा, तो जो दुनिया में बड़े देश है बाइपोलर में या वन पोलर में, वो हमेशा वहां प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। और इस समस्या का समाधान भी तभी संभव है जब पूरे मिलिशिया को डिसआर्म करे ईरान, और उसके बाद रेड सी और हार्मुज को खाली करे, और एक दुनिया के जो नियम है उनके साथ चले। ठीक है, अमेरिका भी बहुत सारे नियम से अपने आप को वापस ले लिया है, हाँ, लेकिन अमेरिका को पहले गलतियां खुद ठहराने से पहले आपको वही व्यतीत चीज नहीं करनी है यहाँ पे। तो जो गवर्नर था, मैं अराउंड 10 मिनट पहले उनका न्यूज अल जजीरा के थ्रू पढ़ा मैंने, उनका स्टेटमेंट आया है कि हम खरीद सकते हैं, कोई सुने, बस क्वालिटी के एश्योरेंस पे खड़े उतरने चाहिए। और परसों का या कल का न्यूज है, मैं कल चंडीगढ़ में था, मैं प्रेस देख रहा था कि वहां पे एक चीज आ रही थी ट्रंप का वर्जन कि हम एस्क्रो अकाउंट खोलेंगे और एस्क्रो अकाउंट की चाबी मेरे पास रहेगी।
तो एक चीज 100% कि अमेरिका चवन्नी पैसा नहीं देने वाला है ईरान को, जब तक कि उस चवन्नी बिल्कुल, देने यानी की जगह अमेरिका पर अपना स्वार्थ देख भी रहा है, साधने की कोशिश भी करेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में बड़ी है हलचल। ये बड़ी खबर आ रही है दक्षिणी लेबनान से, जहां पर हलचल बढ़ती हुई दक्षिणी लेबनान में इजरायली लड़ाकू विमानों की उड़ान देखी गई है। कई इलाकों में कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की सूचना भी मिली है। तो दक्षिणी लेबनान में इजरायली लड़ाकू विमानों की उड़ान देखी गई है। कई इलाकों में कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की सूचना भी मिली है। और साइसर क्या माना जाए, अगर इस तरह की उड़ान दिख रही है दक्षिणी लेबनान में, तो जाहिर सी बात है इजरायल नहीं मानने वाला। किसी भी तरह का सीज फायर की उम्मीद हमें इजरायल से नहीं करनी चाहिए। खुद इजरायल ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो लेबनान में जब तक हिजबुल्लाह को ठिकाने नहीं लगा देगा तब तक उसके हमले जारी रहेंगे। बिल्कुल, इसमें उन्हें कोई एम्बिग्यूटी नहीं रखेगी। तो और उन्होंने एप्टली क्लियर किया है अमेरिका को भी, ना सिर्फ ईरान को, कि इजराइल की जो अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो पैरामाउंट है। अक्टूबर के इलेक्शंस और नो इलेक्शंस, बेंजामिन नेतन्याहू का जीतना और नहीं जीतना, लेकिन वहां की जनता को ये बता दिया गया है कि हम आपकी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इस तरह की सॉर्टीज जो होती हैं ये मल्टीपल लेकिन इसका ईरान पर क्या असर पड़ेगा और इस एमओयू को लेकर क्या कुछ प्रभाव देख रहे हैं? जी हाँ, ये एक तरह का आप कह सकती हैं कि प्रोब सॉर्टीज होती हैं कि वहां देखने के लिए कि आगे क्या चल रहा है, क्या हिजबुल्लाह कहीं और रीइंफोर्स कर रहा है। अभी आपको पता होगा कि यहाँ पे एक जगह अंडरग्राउंड टनल मिली है परसों 2 दिन पहले, जिसमें ड्रोन्स हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स तक ड्रोन्स बने हुए हैं। ये वही, याद रखिए, हिजबुल्लाह है जो ईरान के साथ मिलकर कहता था कि जी बच्चों के स्कूल को मार रहे हैं, हॉस्पिटल्स को मार रहे हैं। इसी तरह की बिल्डिंग्स के नीचे कई 100 मीटर्स की टनल्स बना रखी हैं, एग्जैक्टली जैसे गाजा में पहले पाई गई थी वैसे लेबनान में अब, जहां पे ड्रोन्स और लॉन्चर्स पड़े हुए हैं बहुत बड़ी संख्या में। तो इस तरह के सॉर्टीज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें कई बार प्रोब होता है, कई बार वो विजुअल एप्रिसिएशन, कई बार एयर स्पेस डोमिनेशन के लिए किया जाता है, ये देखने के लिए कि एयर डिफेंस के नाम पे हिजबुल्लाह के पास कुछ बचा है तो क्या वो लॉन्च कर पा रहे हैं। ईरान इसको एक तरह का इंस्टिगेशन मान सकता है। उन्होंने बोला है स्टॉपेज ऑफ वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर सिर्फ एयर स्पेस पेनिट्रेट करके जा रहे हैं विदाउट आर्म्स, फाइटर एयरक्राफ्ट आईडीएफ के, तो इसको वॉर नहीं माना जाएगा। इसको एक किस्म का मतलब यू आर ट्राइंग टू टेस्ट द वाटर्स बोलते हैं। तो इस पे ईरान कोई अटैक या अभी तक कोई उन्होंने बातचीत भी नहीं करी है, इसलिए हम इसको बहुत मेजर नहीं मानते। मेजर है कि आईडीएफ अभी भी सदर्न लेबनान में डोर टू डोर कैंपेन चला रहा है, और वो इस टनल के थ्रू, ये बहुत मेजर एक इनपुट थी, इस टनल के थ्रू जितना नेटवर्क है थ्रू आउट लेबनान उसमें वो अंदर घुस रहे हैं, ये देखने के लिए कि ये टनल्स कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है और कितने उनके फायर पावर इसमें छिपा के रखे गए थे। ये बड़ा मेजर एक है। इस वजह से ये नई सॉर्टीज जिसकी आप जिक्र कर रही हैं। एक मुद्दा और गीतू 10, 15, 20 सेकंड में, यहाँ पे हॉर्मुज की बात हो रही है। हॉर्मुज में मेरे हिसाब से, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ओपिनियंस, ये मैटर पैसे का नहीं है कि $1 और बढ़ जाएगा पर बैरल तो क्या होगा। ये फिलॉसफी का हिस्सा है कि आप इस तरह का जिद नहीं कर सकते। हमें ये पता है कि इंटरनेशनल लॉज का कोई रिस्पेक्ट नहीं रह गया, कोई ऑर्डर नहीं मेंटेन कर रहा है, जो अमेरिका को जैसा मनाता है, चाइना को जैसा मनाता है, रशिया को। लेकिन फिर भी ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि IRGC हॉर्मुज पे किसी किस्म का पॉजिटिव कंट्रोल, बिकॉज देखें चांसेस हैं कि इस 60 दिन में जब हॉर्मुज पे वो नहीं कुछ कर रहे हैं, उस वक्त अमेरिका के कुछ इनपुट्स गैदर करने की टीमें खार्ज आइलैंड तक जाएं, हॉर्मुज से होके सी रूट से कुछ और इनपुट्स इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, खार्ज के लिए कैसे जाते हैं, किधर शैलो वाटर है, किधर डीप वाटर है, क्योंकि इस दरमियान ईरान इस पे कोई चेक्स नहीं लगा सकता। और इन 60 दिनों में अमेरिकन फोर्सेस को काफी इनपुट्स मिल जाएंगी फिजिकल फॉर्म में, जिसको वो करना चाह रहे होंगे। लेकिन ईरान ये पैसे के लिए नहीं कर रहा, वो किसी न किसी किस्म का जहाजों पे कंट्रोल, कि वो रुके और ईरान देखे कि उसमें क्या है। बिल्कुल, $1 का सवाल नहीं है, वो तो वो $300 बिलियन में ऐड कर दो कि हमारा इतना पैसा और लगा है हॉर्मुज क्लियर करने में, वो हमें दे दिया जाए। हर जहाज पे पॉजिटिव कंट्रोल। जी गीतू, आप जी बिल्कुल, और ऐसा क्यों हो रहा है सर, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान को लेकर ट्रंप का एक और बड़ा बयान सामने आ चुका है। ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है, हमने ईरान को बुरी तरह से हरा दिया। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान को बुरी तरह से हरा दिया गया है और अब पूरी ताकत से बातचीत कर रहे हैं। तो ईरान भी ये अच्छी तरह जानता है। ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान है और ऐसे में एक बार फिर से बड़बोलेपन तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि हमने ईरान को बुरी तरह से हरा दिया है। तो दीवान सर, यहाँ पर ट्रंप की आदत है
कि जिस तरह से वो साइकोलॉजिकली भी कहीं ना कहीं जंग को लड़ते हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं, आखिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? एक तरह से तो उकसावे का बयान हम कह सकते हैं, जिस तरह से ईरान को कहा जा रहा है कि हमने ईरान को बुरी तरह से हरा दिया है, और उसका फिर आफ्टर इफेक्ट क्या होगा ये भी हम समझ सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, अब साफ जाहिर है अमेरिका की कुव्वत नहीं थी इस वॉर को लंबा खींचने की, और उस हिसाब से पीछे हटे हैं, बहुत बेताबी से अपना पिन छोड़ाना चाह रहे थे, उसमें कामयाब होते नजर आ रहे हैं। तो बातें तो कोई भी कह सकता है, बड़ी बड़ी डींगे मारना। वो सिंदूर में भी कितने पाक पैनलिस्ट बैठा हूं, वो कहते हैं हमने इंडिया के छक्के छुड़ा दिए सिंदूर में। तो इन पे तो कोई पैसा लगता नहीं है, और ट्रम्प साहब तो पहले से ही इन आदतों के मशगूल हैं। कोई बात नहीं। मैं ये जो हॉर्मुज की बात बता रहा हूं, जो ओमानी कोस्ट को, साउदर्न कोस्ट को, देखिए हॉर्मुज जो है ईरानियन वाटर्स को टच करता, जो है 10 नॉटिकल माइल्स का विड्थ है, वो TSS है, मतलब 2 शिप्स है, आने का भी जाने का भी, तो सेफ्टी ज्यादा है। जो ये नया प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अमेरिका ने बनाया है ओमानी रूट से, उससे VLCC भी 2 मिलियन बैरल्स वाले गुजरे हैं। वहां वाटर थोड़ा शैलो है, ओमानी कोस्ट के पास है, उसकी विड्थ 3 नॉटिकल माइल है, कम है, तो स्पीड कम हो जाती, ट्रांजिट टाइम बढ़ जाता है, और 150 किलोमीटर की लेंथ चाहिए। ये एकदम फ्रीली नहीं जा सकते आप, तो रिस्क ज्यादा हो जाता है, और अमेरिकन और ओमानी प्रोटेक्शन से ये यूज हो रहा है। अल्ट्रा लार्ज कैरियर्स जो है 3.25 लाख टन के ऊपर वाले, वो आसानी से नहीं जा सकते, VLCC जा रहे हैं। तो ये पहले से भी था। अभी सवाल ये एक और बात आ रही है कि मैं समझता हूं एक बात और है, जो अमेरिका का, ट्रम्प का खुद के डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं जिससे वो युद्ध खत्म करना चाह रहे हैं, ये बड़ा भारी एंगल तो है ही, और पैसे नुकसान भी हो गया, और ईरान को घुटने पे लाने में इनको पता नहीं लेके आ पाएंगे। और दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात, जितना टाइम अमेरिका, स्ट्रेटेजिक बात है, जितना टाइम अमेरिका ईरान गल्फ पे फंसा रहेगा, उतना टाइम चीन तकलीफ देने के, चीन मजबूत हो रहा है जी। और ये अमेरिका यहाँ छोड़ के चीन, गल्फ को छोड़ के चीन की तरफ अपना रुख करना चाहता है। तभी 2 चीजें हो रही हैं। वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है समझौता करने में ईरान के साथ, और उसके लिए गल्फ कंट्रीज को भी डर है, क्योंकि अमेरिका का टेंशन तो उधर होने वाला है अभी भाई अगले कई सालों तक। तो ये हमको कौन बचाएगा? हमने खुद ही खड़ा होना है अपने पैरों पे। बिल्कुल। और ये आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है, गल्फ कंट्रीज ने ये तय कर लिया है कि अब वो अमेरिका का साथ नहीं देंगे और अपनी सिक्योरिटी उन्हें खुद करनी होगी। गुप्ता सर, इस सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि लगातार ये चर्चा चल रही है कि अब ये उन्हें समझ में आ चुका है कि उन्हें किस तरह से अपने आप को सक्षम बनाना है, और अमेरिका की बेसिस भी फिर ये माना जाए कि इन जगहों से हटते हुए दिखाई देंगे। ये प्रभाव आप देख रहे हैं आने वाले समय में? जी गीता जी, देखिए इसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कंट्री की प्रायोरिटी क्या है। जैसे अगर आप जापान को देखेंगे, जापान दुनिया का 2nd 3rd डोमिनेंट कंट्री है इकोनॉमी में, लेकिन अपनी सिक्योरिटी लेता था अमेरिका से। आज भी यूएई है, सऊदी अरबिया है और बहरीन है, ऐसे देश हैं। देखिए सऊदी अरबिया, यूएई जो है 77-78% डिपेंडेंसी ऑयल पे खत्म कर चुका है, केवल अलाइन होकर अमेरिका के साथ। और दुनिया का सऊदी अरबिया, यूएई भारत के बाद दूसरे तीसरे नंबर पर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा इंपोर्टर है हथियार के। तो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था पहले से तय करके रखें। और आप बेल्जियम को देखिए, जर्मनी को देखिए, ये सारे अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। जर्मनी ने अपनी 26% सेनाओं की संख्या बढ़ा दी है, रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया है। बेल्जियम ने भी अपनी संख्या बढ़ा दी है। फिनलैंड वगैरह के जो देश, नॉर्डिक देश है, वो भी अमेरिका से अपनी खुद की कर। लेकिन उसके बावजूद भी बेसिक रूट ये है कि वो अमेरिका के साथ रहेंगे, क्योंकि ईरान पे भरोसा उस रीजन में नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अमेरिका के साथ अटैच रहेंगे। और अमेरिकन इकोनॉमी के साथ जो अटैच रहा, मैं बता दूं कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का युद्ध हुआ, चाइना सपोर्ट करा था नॉर्थ कोरिया का, अमेरिका सपोर्ट करा साउथ कोरिया को। आज साउथ कोरिया इजराइल और जापान के साथ दुनिया के बेस्ट टेक्निक बनाने वाले कंट्रीज में है। और वही जापान अमेरिका के साथ रह के कितना आगे चला गया, यूएई कितना आगे चला गया, सऊदी अरबिया कितना चला गया। इवन भारत भी चाइना, अमेरिका, यूरोपियन के साथ मिलकर आज बहुत आगे है। 38 देश एक बार आजाद हुए थे दुनिया के अंदर, उसमें से ब्राजील, भारत और 2-3 देश को ही अब काउंट कर सकते जिनकी जीडीपी बहुत अच्छी जाती है। अदरवाइज सारे स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने अंदरूनी झगड़ों में लगे हुए हैं। तो एक चीज है कि आप किस धड़े के साथ लगे रहते हैं। आप चाइना के साथ अटैच होकर विकास का वो रास्ता नहीं पकड़ सकते जो यूरोपियन कंट्रीज के साथ पकड़ सकते, क्योंकि उनकी
जो ट्रांसफर जो अपनी वेल्थ ट्रांसफर की जो एटीट्यूड होता है, जरा सा लिबरल होता है चाइना और ऐसे देशों के दौरान। तो मिडिल ईस्ट के देश जो है कहीं न कहीं वो हमेशा अमेरिका के साथ अटैच रहेंगे जब तक ईरान उनका छोटा भाई बन के वहां नहीं रहेगा। बोलेगा कि देखो तुम लोगों को मुझे डांट भी दो, हम एक परिवार है और एक परिवार में चलो मैं बड़ा हूं, फिर भी डांट दो, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, तब जाके उनके साथ अटैच होना शुरू करेगा। अदरवाइज भी सिक्योरिटी के लिए, अपने संपन्नता के लिए वो अमेरिका और यूरोप से अटैच रहेंगे। इजराइल को देख लीजिए, इजराइल अपना कम से कम 50% तो नहीं, कम से कम 40% हथियार यूरोप को बेचता है। तो ये सब मार्केट है, ईरान कोई मार्केट नहीं है, तो ईरान के साथ कोई अटैच नहीं होगा। और अमेरिका के साथ, इवन मैं भारत को भी सपोर्ट करता हूं कि चाइना के साथ भी अटैच रहो, अमेरिका के साथ भी अटैच रहो, यानी क्योंकि आपको जो भारत की रणनीति है, कूटनीति है, वो बेहतर है, आप ये मानते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान पर ट्रंप का बड़ा दावा सामने आ रहा है। ईरान हमारे लिए नया बाजार बनेगा। ट्रंप अब एक संभावना भी देख रहे हैं, ईरान से गेहूं, सोयाबीन और मक्का खरीदेंगे तो ईरान के पैसे लेकर उसी पर खर्च करेंगे। ट्रंप की तरफ से ये बयान, खाद्यान्न खरीद की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और ये बहुत बड़ा समझौता साबित हो सकता है। ट्रंप की तरफ से बयान सामने आ रहा है कि ईरान से गेहूं, सोयाबीन और मक्का खरीदेंगे तो ईरान हमारे लिए नया बाजार बनेगा। इसके पीछे की क्या वजह देख रहे हैं गुप्ता सर, कि अगर नया मार्केट बनने की बात ट्रंप यहाँ पर कर रहे हैं तो क्या कुछ मायने इस बयान के निकाले जाए? गीतू जी, ट्रंप के जीतने का 2 बार लगातार यही मुद्दा था। ईरान की इकोनॉमी में इंसर्ट होना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा होता था अमेरिका में, और वेनेजुएला को भी। वेनेजुएला हमारे लिए न्यूज बना अभी, लेकिन वेनेजुएला हमेशा वहां के लोगों के चाय की खुशियों पे मुद्दा होता था, कौन मोदरे को उठा के लाएगा जी। और ट्रंप करके दिखा। हमको अपने ऑडियंस को भी हैप्पी रखना। अब ट्रंप का जो लेक्चर आ रहे हैं, अब देखेंगे सोशल मीडिया पर कम, पब्लिक के बीच में ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि अब जितने भी उनके बयान आएंगे वो नवंबर के चुनाव को देख के आएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि ईरान पे दे रहा हूं, कहां पे दे। अब ये जो डील होगी, इस डील को ऐसा स्टेप देने की कोशिश करेंगे कि उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर पाऊं अपने ऑडियंस के सामने नवंबर के इलेक्शन के लिए। क्योंकि रिपब्लिकन को देखिए, ये होता है ना कि अगर हम ब्रॉडर माइंड्स ना सोचे तो अब इनका 2 साल का सत्ता खत्म हो जाएगी, इनका नहीं। एक आदमी जो बॉर्डर रीजन का होता है, ये अपने लिए भी नहीं सोचता, अपनी पार्टी के लिए भी सोचता है कि मेरा नाम अपनी पार्टी में भी वैसे ही ऊंचा रहे। तो वो अपने पार्टी को जिताने के लिए पूरी कोर कसर छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए जो है ये मार्केट अगर ईरान का मिल जाता है तो ये रेजिम चेंज मानूंगा मैं अपनी थ्योरी में जी। बिल्कुल। और ऐसे में शायद सर क्या ये एक रणनीति है, चीन की तरफ ध्यान भी देना है और ईरान में एक नया मार्केट हब भी क्रिएट करना है? आखिर किस स्ट्रैटेजी के तहत अमेरिका काम करना चाहता है? ये तो आउट एंड आउट बिजनेस पर्पस पे कर रहा है। देखिए, जब कोई बंदे को पता है, ट्रंप नोज की उसका ये 2nd टर्म है, उन्होंने शुरू में कुछ कोशिश की थी चेंज करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि 3rd टर्म के लिए भी लड़ सकें, लेकिन शुरू बिफोर इट कुड स्टार्ट इट वाज फिनिश्ड बाय एवरीबॉडी, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन, ऑल, कि 2 बार से ज्यादा ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं, कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो उसे पता है ऐसे में जो डिसीजन है वो चेंज हो जाते हैं। जब उन्हें पता है कि उन्हें वापस नहीं आना, ही इज नॉट गोइंग टू बी रिस्पांसिबल कि आज से 2.5 साल के बाद अमेरिकन इकोनॉमी के साथ क्या हो रहा है, तो अभी वो बहुत फास्ट पेस पे अपना पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट भी देख रहे हैं। अभी एक इन्फॉर्मेशन आ रही कि यूएई के साथ बिटकॉइन को लेके या क्रिप्टो करेंसी को लेके उनके लड़के ने फिर से, उनके सन इन लॉ ने फिर से कुछ डील करी हुई है, जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स एक्सपोज करने वाला शॉर्टली, और उस पर 2-3 एजेंसी काम कर रही है। एक ऑन दी लाइटर वेन, इनको सोयाबीन बहुत पसंद है। चाइना से लौटते समय भी इनका एक ही गेन था कि सोयाबीन खरीदेगा चाइना, और अब ईरान में भी ये सोयाबीन बेचेंगे। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को बात करने के लिए यही रह गया। उस दरमियान जेडी वांस ने बहुत क्लियरली अपनी टेल क्लियर करी थी कि उन्होंने बोला था कि ये मुद्दा कि हम जितने भी इनके फ्रोजन एसेट्स को रिलीज करेंगे या पैसों को रिलीज करेंगे ईरान के, उस पैसे का इस्तेमाल डायरेक्ट ईरान में नहीं होगा, वो अमेरिका से फूड खरीद के ईरान को भेजेगा, फूड या एंड अदर एसोसिएटेड एसेंशियल आइटम्स। तो इसमें उन्होंने जेडी वांस ने बोला था कि ये जी मेरा नहीं था, ये बहुत ब्रिलियंट आइडिया था कुशनर का, मतलब ट्रंप के सन इन लॉ का। और उसके बाद ट्रंप ने इसको सपोर्ट किया बोल के कि रेडी टू ईट मील्स हम भेजेंगे क्योंकि पीपल इन ईरान आर हंग्री। इस तरह के स्टेटमेंट ट्रंप ने कि लोगों को भूख लगी हुई है तो हम रेडी टू ईट, तुरंत बना के खा लो। जैसे ईरान में ग्रेन्स की कोई बहुत मेजर क्राइसिस तो क्या माना जाए यहाँ पर साहिल सर, पहले ये खाद्यान्न जो है वो ट्रंप खरीदेंगे, अमेरिका खरीदेगा, उसके बाद इसी को ईरान की तरफ भेजा जाएगा पैक्ड फूड बना के, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, जो पैसे रिलीज किए जाएंगे, जो फ्रोजन पैसे हैं ईरान के गल्फ कंट्रीज में, उस पैसे को ईरान डायरेक्ट नहीं यूज कर पाएगा। उस पैसे से वो अमेरिका में बनाए गए खाने के सामान इंक्लूडिंग सोयाबीन, गेहूं, चावल, उसे खरीद सकता है और उसको ईरान भेज सकता है।
ये इन्होंने एक क्लच लगा रखा था कि हम रिलीज तो जी। करेंगे लेकिन कंडीशनल रिलीज। जी गीतू। और हालांकि लेकिन ईरान इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। एक रिएक्शन ईरान का ये भी आया है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, तो क्या उनके पास अब विकल्प बचता है? तो ईरान ने लाइक ऑल अदर डिसीजंस की ईरान हार गया है, तो नहीं जी हम नहीं हारे हैं। हॉर्मुज खुल गया है, नहीं जी नहीं खुला है। अब हम सारे सामान ये हमने एग्री नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हर बात ट्रंप की ईरान का एक लोअर लेवल फंक्शनरी डिनाई कर रहा है। हाँ। और ट्रंप को उससे फर्क नहीं पड़ता। इज अ वेरी थिक स्किन गाय। खत्म करते 10 सेकंड्स मोर। दोनों मेजर जो सेंसिटिव इश्यूज थे, फ्लैश 24 वायलेट हुए हैं। लेबनान में इजराइल की एक्टिविटी और हॉर्मुज में आईआरजीसी की एक्टिविटी। इन दोनों को अब देखना पड़ेगा कि इन्होंने जो एक नया प्रोटोकॉल सेटअप किया था, डी कन्फ्लिक्ट प्रोटोकॉल, कि ऐसी कोई छोटी मोटी घटना होती है तो आप रिटेलिएटरी अटैक मत करो, पहले बात कर लो। अगले 24 घंटों में पता चलेगा कि कितना सक्सेसफुल होता दिख रहा है। बिल्कुल, लेकिन बात करने का माहौल कहाँ ही छोड़ा है दिवान सर। अगर ऐसा ही होता तो ट्रंप पहले ही बातचीत के जरिए सब सुलझाते। वो तो उकसावे के बयान देते हैं जिसमें कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उनसे बात करे। देखिए, हमारे फैमिली में भी अड़ोस पड़ोस में भी लोग होते हैं जो बोल बच्चन होते हैं। हम उनकी बातों को नकार देते हैं। कब तक उनकी बातों को डिस्कस करेंगे? हम तो पॉइंट पे जाते हैं, क्या पॉइंट कर रहा है वो। मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूं आपसे, ईरान का ट्रेड जो अभी है, ईरान यूएसए का, बहुत कम पोटेंशियल उसका है। ये तो ठीक, अच्छा लगता है अपनी जनता को बताने के लिए ईरान नया मार्केट है। ईरान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों मिला के 8 ट्रिलियन डॉलर, मतलब 8,000 बिलियन डॉलर है। एक्सपोर्ट 3,500, इंपोर्ट 4,500, 4,500। इसके अंदर 10, 12, 15, 100 बिलियन डॉलर भी चला जाए ईरान के साथ, ये कुछ नहीं है, आटे में नमक के बराबर है। तो ये कोई बेन चीज नहीं है। हालांकि पॉलिटिशियन तो तिल का ताड़ बना दिया करते हैं। हो सकता है कि नहीं हम जीत भी गए, हमने नई मार्केट ढूंढ ली। नई मार्केट क्या वैल्यू उसकी। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, ये जो अमेरिका का विड्रॉल यहां से गल्फ से होने वाला है, क्योंकि अमेरिका का टेंशन चीन में है और दूसरा गल्फ कंट्रीज नाराज है अमेरिका से, अमेरिका बचा नहीं पाया इनको ईरान की मिसाइलों से। तो ये बड़ा अच्छा मौका है इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। और गुप्ता सर ने कहा कि ये यूएसए से जुड़े रहेंगे, हो सकता है जुड़े रहें। खुद सक्षम है ऑयल के बारे में, काफी कुछ पैसा इनके पास। मेन फोकस इनका है, जैसे बात हो रही थी करेंट जर्मनी की, जापान की खुद की डिफेंस कैपेबिलिटी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बाधित थी, न्यूरनबर्ग ट्रायल से, वो तो अलग इशू है। पर गल्फ का जो यहाँ पे है, इनका अभी फुल फ्लेज मौका है। हमने डिफेंस में सेल्फ सफिशिएंट होना है। इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बहुत भारी मौका है। क्यों? हमारा माल सस्ता, सुंदर और टिकाऊ होता है। सस्ता भी अमेरिका से, और हम ये पॉलिटिकल और इफेक्टिव भी है। सिंदूर में देख लिया हमने, चीन के माल को हरा दिया, हमने वेपन्स को हरा दिया। और तीसरी बड़ी बात, हम पॉलिटिकल कंडीशन नहीं लगाते, तो इसको नहीं बेचोगे, ये नहीं करोगे। और ऑलरेडी ब्राह्मोस का, आकाश तीर का, कई चीजें गल्फ कंट्रीज हमसे लेना चाहेंगी और उसी के चलते डेवलपमेंट भी होगा उनकी जॉइंट प्रोडक्शन भी करने को हम तैयार होंगे। ये बहुत भारी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है ये इस वॉर की खत्म होने के बाद। और अमेरिका के विड्रॉल से, यहां से विड्रॉल क्यों करना अमेरिका ने? नहीं तो साउथ चाइना सी में मेन टारगेट, मेन तो जो चाइना के साथ टक्कर है अमेरिका की, गल्फ में कुछ नहीं है। ईरान के पीछे पड़ना तो गलत काम है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, यानी कि अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किस दिशा में यहाँ पर अमेरिका जो है फैसला लेता हुआ दिखाई देगा, और वो फैसले कारगर भी साबित होंगे कि नहीं। गुप्ता सर, आपको लगता है अमेरिका जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है वो वाकई सफलतापूर्वक जो है उस पर आगे बढ़ सकता है, या ईरान अमेरिका की बात मान सकता है, या फिर एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा? गीतू जी, देखिए, मैं सर सम्मान जो पैनलिस्ट बैठे, मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो ट्रेड वॉल्यूम है वो 1 बिलियन भी नहीं है, $1 बिलियन का भी नहीं है। और चाइना जो सबसे ज्यादा वहां से इंपोर्ट करता है 80% तेल, उसका $13 बिलियन है, जबकि इजराइल का सबसे $37 बिलियन का चाइना के। सोचिए बिजनेस किस तरह से एक दूसरे को बांध के रखता है। और यहाँ पे अमेरिका इसलिए नहीं आ रहा है अंदर ईरान के कि वो उसको सामान बेचेगा, खरीदेगा। वो इसलिए आ रहा है कि वो रेजिम चेंज करेगा, वहां माइंडसेट चेंज करेगा, वहां पे अपने इंजीनियर्स भेजेगा, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट करेगा, वहां पे बोलेगा कि मेरी टेक्निक लीजिए, उस टेक्निक के साथ वो वहां के लोगों से इंटरेक्ट होगा, वहां की स्पाइंग करेगा, चाइना को वहां से साइड करेगा,
तो एक कंस्ट्रक्शनल जो है उसका स्ट्रक्चरल मोटिव है अमेरिका का, जो पिछले 50 साल से नहीं हो पाया। और इसी के लिए जो बराक ओबामा की, बिडेन की सबकी बुराई होती थी अमेरिका में, जिसकी वजह से जेसी पाओ को भी हटाया गया कि हटाओ इसको, क्योंकि ये जो है 200-300 पेजों का बहुत एक टाइडी डॉक्यूमेंट है। मैं केवल तुम्हें 1.5 पन्ने का डॉक्यूमेंट देता हूं, ट्रंप ने जो बनाया है 14 पॉइंट का। तो ये अमेरिका की इस रीजन में पूरी में जो कमी रह गई है ईरान को। अदरवाइज बिजनेस देखिए, बिजनेस तो $600 बिलियन का उसका चाइना के साथ चल रहा है, उसका हजारों बिलियन डॉलर का पूरा यूरोप और देशों के साथ चल रहा है। तो वो तो नहीं, लेकिन एक चीज उसकी कमी जो ईरान के अंदर रह गई है, और जहां पे डोमिनेंस जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी रसिया और अमेरिका के लिए, तो अभी जो मैं देख पा रहा हूं कि ईरान ऑलरेडी वही चीजें कर रहा है जो अमेरिका करवाएगा, और चीजें वैसे ही चल रही हैं। बीच बीच में एक दो एक्सचेंज करते रहेंगे वर्ड्स को कि हम झुकेंगे नहीं, हम करेंगे नहीं, और ट्रंप जो है हमेशा बोलते रहेंगे अपनी बातों को कि हम हरा दिए हैं। अब स्वाभाविक है, मेरी जो थ्योरी कहती है अच्छे से हराए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। आज 60 दिनों के युद्ध में अगर हमने देखा तो एक भी अटैक ईरान का, चाहे अमेरिका, चाहे इजराइल, चाहे मिडिल ईस्ट से नहीं रहा हो जिसमें उन्होंने एक सिपाही को भी सही ढंग से मार दिया और टारगेट करके, और एक भी स्ट्रक्चर्स को भी उन्होंने ऐसा ध्वस्त कर दिया जहां से आज भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा। और जबकि अमेरिका और इजराइल ने पता नहीं क्या अमेरिका कर दिया, तो जीता है। अब हमें इमोशनल ढंग से उसको न ले, जैसा भी करें, लेकिन मेरी थ्योरी अपनी व्यक्तिगत तौर पे कहती है जी। और बिल्कुल, तो देखना होगा कि अमेरिका की जो रणनीतियां हैं, जो ईरान को लेकर बड़े बड़े बयान हैं, वो किस तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, और ईरान का काउंटर क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।